चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी चैप्टर के चौथे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इस चैप्टर्स की जो निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग सारी बेसिकली बातें जानेंगे। लेकिन सबसे पहले लेखक परिचय जान लेते हैं। देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब देखो, इनका जन्म कब हुआ? तो 1907 ईस्वी को। कहाँ हुआ? तो आज दुबे के छपरा बलिया में, जो अब उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब इनकी रचनाएं देखी जाए तो अशोक के फूल, कलपता, आलोक पर्व। देखो, आलोक पर्व पर इनको कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो अशोक के फूल, कलपता, आलोक पर्व, चारू चांद्र लेख, पृथ्वीराज रासो, यहाँ पर नाथ संप्रदाय, संदेश रासक, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सब इसकी बहुत सारी इनकी रचनाएं रही ऐसी ऐसी, ठीक है। और देखो, आलोक पर्व पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इन्हें साथ में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान भी क्या किया गया था? दिया गया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कर सकता है आलोक पर्व पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 1979 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? 1979 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से लेखक परिचय, इसको याद कर लीजिएगा। एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर देते हैं। अब चलते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब हम लोग जानते हैं इस चैप्टर पर ये क्या एक निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब आप ही बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये ना तो सबसे संबंधित है ना, हम लोग से संबंधित है। तो देखो, जो प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये लेखक के सामने कैसे उपस्थित होता है? लेखक की जो छोटी लड़की है वो एक दिन लेखक से पूछ बैठती है कि पापा आप बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब लेखक उस समय जवाब नहीं दे पाते हैं, क्यों? ठकबका जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं, क्यों ना। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं नाखून क्यों बढ़ते हैं, जब तक आप ये चैप्टर नहीं पढ़े तब तक तो आप नहीं पढ़े तब तक तो आप नाखून के बारे में सारी बातें नहीं बता सकते हैं। ये चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो देखिए नाखून के बारे में आप सारी बातें जान जाएंगे, ठीक है। तो लेखक से जब उनकी लड़की पूछ देती है कि पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं, तब लेखक उसमें कुछ जवाब नहीं देते हैं। वो जब ऑफिस में जाते हैं तो सोचते जाते हैं राह पर एकदम, क्यों मतलब सोचते जाते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब मान लो कौन लड़की हंस दी आपको देखकर, तो बाप अब रास्ते पर सोचिएगा बाप हंस दिला। देखो, कहने का मतलब क्या है कि लेखक सोचते चले जाते हैं। उनकी जो लड़की रहती है वो लेखक से पूछती है कि पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं, तब उनके पिताजी उस समय जवाब नहीं देते हैं, लेखक जवाब नहीं देते हैं। वो राह भर सोचते चले जाते हैं ऑफिस, और सोचना स्टार्ट करते हैं, और सोचते सोचते ये सारे निबंध वो लिख डालते हैं। अब देखो नाखून क्यों बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कर सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। तो लिखेगा यह प्रश्न लेखक की लड़की ने लेखक से किया, तब जाकर लेखक के सामने प्रश्न उपस्थित हुआ, ठीक है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यदि नाखून के इतिहास की हम लोग चर्चा करते हैं तो आज से आप लाखों करोड़ों वर्ष पहले चल जाइए, जब कोई यंत्र नहीं था इस दुनिया में, तब की बात करी जाए, जब मनुष्य के पास बंदूक से लेकर, गोली से लेकर, बारूद से लेकर कोई चीजें नहीं था, उसमें मनुष्य अपनी कैसे रक्षा करती होगी। तो लेखक ये कहता है कि पुरानी यदि बात करी जाए, आज से लाखों हजारों वर्ष पहले की बात करी जाए, तो उस समय लोगों के पास कोई हथियार नहीं थे। वो अपनी रक्षा करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए नाखूनों को ही अस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। नाखून एकदम बड़का बड़का रखते थे पहले के लोग। मतलब मान लो शिकार करना है, अब पहले भोजन में तो नहीं बनता था, पहले मनुष्य क्या करता था कि एकदम कौन शेर चाहे बाघ उग चाहे चीड़, मतलब कोई भी जानवर भेटा गया उसको मार के एकदम नाखून से फाड़ के एकदम गप गप मारने लगता था। आज के लोग खा सकता है क्या? आज के लोग नहीं खा सकता है, क्योंकि हम लोग क्या है ना, अब जो है ना हम लोग पशु प्रवृत्ति को त्याग दिए हैं। हम लोग जो है आज पशु प्रवृत्ति नहीं, हम लोग पहले पशु प्रवृत्ति का गुण हमें बहुत ज्यादा था। अब क्या धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। अब देखो, लेखक ये कहते हैं कि जो पौराणिक इतिहास है मनुष्य का, मतलब मनुष्य के पुराने इतिहास की यदि बात करते हैं तो मनुष्य पहले क्या था? आदि मानव था। मतलब क्या था? आधा मनुष्य और आधा जानवर था, ठीक है ना। मतलब पूरी तरह से मनुष्य समझोगे क्या था? जानवर था। वो अपनी रक्षा के लिए नाखूनों का प्रयोग करता था। अब जैसे आजकल की लड़कियां सबको देखिए बड़का बड़का नाखून अब वही बढ़ा के रखती है, सब अलता से रंग के रखती है, सब कहीं लड़ेगी सब तो मुँह कबोड़ लेगी, इसी कारण से रखती है सब नाखूनवा। देखो, तो नाखून जवान है ना बाबू, नाखून का इतिहास बहुत पौराणिक है। और पुरानी दुनिया में यदि बात करते हैं तो पहले लोग अपनी रक्षा करने के लिए नाखूनों को बढ़ा कर रखते थे। कहीं फल तो बंदूक नहीं था कि ठिचकाव करके मार देंगे, पहले बंदूक से लेकर कोई यंत्र नहीं था। पहले लोग अपनी रक्षा कैसे करते थे? नाखूनों से करते थे। अपने आहार चाहे भोजन करने के लिए नाखून का ही प्रयोग करते थे। पहले कुश्ती उश्ती बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो लोग मतलब किसका यूज करते थे कुश्ती में जीतने के लिए? नाखून का, एकदम धो कर मुँह नोच लेने, पूरा मुंह बांध दिए एकदम एक बार में। तो कहने का मतलब है पहले लोग अपनी रक्षा के लिए, कहीं युद्ध जीतने के लिए, इस सब में नाखून का प्रयोग करते थे। पहले के जमाने जब बच्चे नाखून काटते थे तो लोग डांटते थे कि नहीं नाखून मत काटो, और आज जब बच्चे नाखून बढ़ाते हैं तो लोग डांटते हैं कि नाखून काटो।
मतलब पहले की जमाने की बात करते हैं तो नाखून नहीं काटा जाता, नाखून को बढ़ाया जाता था, ठीक है ना। देखो सबसे बड़े बड़े नाखून किसके होते हैं? जानवर के होते हैं। हम लोग का भी बड़ा बड़ा नाखून था, इसका मतलब उस समय हम लोग जानवर थे, ठीक है ना। जैसे देखना आप पशु का, किसी भी जानवर का, बाघ का देखना एकदम नाखून बड़का बड़का, जहां धरेगा फाड़ी देगा एकदम पूरा का पूरा। नाखून की वो किससे फाड़ता है? बाघ किससे फाड़ता है? तो नाखून रहता है बड़का बड़का, धो के उतार देगा शरीर पूरा एक ही बार में। तो कहने का मतलब है नाखून का इतिहास बहुत पुराना है। नाखून के द्वारा ही मनुष्य पहले अपनी रक्षा करता था। धीरे धीरे क्या हुआ, नाखूनों के जगह पर हम लोग डंडे, ईटा, पत्थर यूज करने लगे। मतलब किसी को मारना तो डंडे का यूज करने लगे, पेड़ पौधे का डाली प्रयोग करने लगे। अब देखो जो भगवान इंद्र थे उनका जो वज्र था ना, वो वज्र दधीची मुनि की हड्डी से बना था। मतलब किससे बना था? दधीची मुनि की हड्डी से। मतलब जो इंसान था पहले पूरा 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 का पूरा क्या था? जानवर था, पाश्विक प्रवृत्ति को, पशु की प्रवृत्ति को अपना बैठा था। लेकिन आज का मनुष्य सब त्याग दिया है। अब देखो पुरानी की यदि हम लोग बातें कर रहे थे तो मनुष्य अपनी रक्षा के लिए, आखेट करने के लिए नाखून का प्रयोग करता था। लेकिन धीरे धीरे विकास होना स्टार्ट हो गया मनुष्य में, क्योंकि देखो प्रकृति है, मतलब परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन क्या? सृष्टि का नियम है, एकदम परिवर्तन होने ही वाला है। आज मनुष्य कुछ है तो कल कुछ होगा। मतलब पहले के जमाने में यहाँ किसका राज था मालूम है? पहले के जमाने में किसका डायनासोर का राज्य था। अब डायनासोर से मनुष्य का राज हुआ, कौन जानता भविष्य में फिर डायनासोर का राज्य है। मतलब कहने का मतलब है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होने वाला है। यदि आज आप गरीब है तो भविष्य में आप अमीर बनेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि मनुष्य में अब क्या हुआ, जब वो पशु प्रवृत्ति को पूरी तरह से अपना बैठे थे, नाखून बड़का बड़का रखते थे, एकदम जैसे लगता था कि एक बार मुंह पर मारते तो मुंह का नक्शा बिगाड़ देते, इतना बड़ा बड़ा नाखून रहता था उन लोगों का। तो कहने का मतलब है कि पहले के जो लोग थे नाखून बढ़ा कर रखते थे, लेकिन अब मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, वो नाखूनों का कम प्रयोग करना स्टार्ट किए और डंडा, ईटा, पत्थर, रोड़ा ये सब का प्रयोग करना स्टार्ट किए। अब किसी के कपार फोड़ना तो उठाओ पत्थर मारी कपार, बस कपार फोड़। पहले अब मतलब क्या हुआ, मनुष्य में परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। अब मतलब मनुष्य अपना हथियार नाखूनों को बनाना छोड़कर किसी और चीज को बनाना स्टार्ट कर दिए, डंडे उंडे का क्या किया बनाना प्रयोग कर दिए। अब मनुष्य जो है ना विकसित होने लगा धीरे धीरे। अब देखो मनुष्य जो है ना नाखून का प्रयोग किसके लिए करना स्टार्ट कर दिया? सुकुमार विनोदों के लिए, मतलब बड़े बड़े राजा महाराजाओं के लिए करना स्टार्ट कर दिया। नाखूनों को एकदम सजाना स्टार्ट कर दिया, उसको अलता से रंगना स्टार्ट कर दिया, तिकोनिया उसको बनाना स्टार्ट किया एकदम त्रिकोणी, मतलब एकदम मतलब क्या ना कि चौड़ा है तो उसको एकदम ऐसे बढ़ाना है कि एकदम ऊपर वाला सिरा क्या हो जाए मिल जाए, ठीक है ना। आजकल लड़की सब रखती है सब एकदम एकदम लाल लाल से रंग के रखती है सब पूरा का पूरा, कहीं झगड़ा करते हैं तो कुछ नहीं, धक मुँह नोच लेती है सब एक के बार पूरा का पूरा। देखो तो नाखून जो है ना हमें नहीं बढ़ानी चाहिए। पहले के जमाने में लोग बढ़ाते थे लेकिन अब नाखून नहीं बढ़ानी चाहिए। लेखक कहते हैं, क्यों कहते हैं ये सारी बातें हम लोग जाने। तो नाखून का इतिहास क्या अब जान गए कि नाखून मतलब पहले हम लोगों के लिए जरूरी था, लेकिन मनुष्य अब धीरे धीरे आगे जब बढ़ा तो नाखून की जगह पर डंडे, पत्थर, ईटा उता सबका प्रयोग करने लगा। आगे चलकर मनुष्य लोहे का यूज करने लगा और लोहे का प्रयोग करके ही मनुष्य ने क्या किया, मतलब लोहे का प्रयोग करके ही भगवान क्या किए, सारे असुर जाति को, दानों को क्या किए, हराने का काम किए। कौन? मनुष्य की सहायता से वो क्या किए, तरह तरह का यंत्र, मतलब जितने भी तीर धनुष सब बने सब लोहे का बने। जैसे लोहे का हथियार बनना स्टार्ट हो गया, भगवान ने क्या किया, उसका उपयोग से सारे दानव जाति, असुर, गंधर्व सबको मारना स्टार्ट कर दिए और उसी की वजह से भगवान ने सबको हराने का काम किया। लेकिन मनुष्य की वो सहायता लिए थे, जब मनुष्य की वो सहायता नहीं लेते तो शायद वो कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गई। नाखून का इतिहास बहुत पुराना। मनुष्य क्या हुआ, नाखूनों को त्याग कर आगे बढ़ना स्टार्ट किया। अब मनुष्य जब आगे बढ़ना स्टार्ट किया तब वो अपने नाखूनों को तरह तरह मतलब काटना तो छोड़ दिया ना, नाखून बढ़ाना भी छोड़ दिया, उसको काट काट के क्या किया, तरह तरह के मतलब रूप में उपयोग लाना शुरू कर दिया। किनके लिए? सुकुमार विनोदों के लिए। मनुष्य नाखून को काट काट के मतलब काटना क्या, जैसे नाखून को काटो, उसको तिकोनिया बनाओ, उसको अलता से रंगो, तरह तरह का उसे आकार दो। सुकुमार विनोदों के लिए क्या किए, वो सब अपने नाखूनों का उपयोग करना स्टार्ट कर दिए, उसको रंगना स्टार्ट कर दिए, तरह तरह की चीजें लाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। अब देखो पहले के जमाने में नाखून अस्त्र के रूप में दिखना संगत था, लेकिन आज के जमाने में नाखून को अस्त्र आप नहीं बना सकते हैं। पहले के जमाने में आपको ये लिखना है कि नाखून जौन था ना वो हम लोग का अस्त्र था, उसी के सहारे हम लोग अपना भोजन प्राप्त करते थे, अपनी खुद की रक्षा करते थे। तो नाखून का इतिहास और नाखूनों का बढ़ना प्रकृति को क्या याद दिलाती है, नाखूनों का बढ़ना प्रकृति को ये याद दिलाती है कि मनुष्य आज भी उसके अंदर पशुता का गुण मौजूद है, पशु का गुण मौजूद है, ठीक है। आज नाखूनों को अस्त्र के रूप में कहां तक देखना संगत है, तो पहले के जमाने में नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना संगत है।
लेकिन आज के ज़माने में आप नाखून नहीं देख सकते हैं। इसलिए देखो, नाखून मतलब नाखून को आज के ज़माने में आप अस्त्र या शस्त्र नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले के जो ज़माना था उसमें कोई मतलब बम वर्षक यंत्र नहीं बना था, इसी कारण से लोग अपनी रक्षा के लिए नाखून का प्रयोग करते थे। लेकिन आज नाखून की आवश्यकता नहीं है। आज तो मनुष्य ने कुछ ऐसे ऐसे यंत्र, ऐसे ऐसे हथियार बना लिए जिसको एक बार घोंप के निकाल दो फिर जिंदा बचने वाला नहीं है, एक बार मुँह चियार देगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो नाखूनों का अस्त्र के रूप में देखा पहले के जमाने में संगत था, आज के जमाने में संगत नहीं है। मनुष्य बार बार नाखून क्यों करता है? देखो, मनुष्य बार बार नाखून ये काट काट के ये दर्शाता है कि देखो नाखून भाई, हम अब मनुष्य, अब पशु नहीं रह चुके हैं, अब हम लोग मनुष्य बन गए, तुम मत बढ़ो। लेकिन फिर भी तू क्यों बढ़ता है? मनुष्य बार बार नाखून बढ़ता है, उसको काट देता है, बढ़ेगा काटेगा, बढ़ेगा काटेगा। नाखून निर्लज होता है, निर्लज अपराधी है, इसको जितना काटेगा उतने ही बढ़ते जाता है। आज काटो, आज से तीसरे दिन फिर बढ़ जाता है, आज काटो फिर से तीसरे दिन ही नाखून क्या होता है, बढ़ जाता है। तो लेखक कहते हैं कि मनुष्य आखिर उसको बार बार क्यों काटता है? मनुष्य नाखून को बार बार काट के ये दर्शाता है कि हम लोग अब पशु नहीं बने, अब हम लोग पशु नहीं बच रहे हैं, अब हम लोग मनुष्य बनना चाहते हैं। इसलिए नाखून भैया, मैं आपका पैर पड़ता हूँ, मत जमो। लेकिन नाखून क्या होता है? निर्लज अपराधी है, वो साला जमते जाता है, जितना काटेंगे उतना जमेगा, आज से तीसरे दिन वो बढ़ ही जाता है। ठीक है, आगे है सुकुमार विनोदों के लिए तो आप समझ गए। उसके बाद आज मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? देखो, पहले के जमाने में मनुष्य अपनी रक्षा के लिए नाखूनों को हथियार बनाता था, लेकिन आज मनुष्य कुछ ऐसे ऐसे यंत्र बना रहे हैं जिसको एक बार गिरा दिया जाए ना तो पूरा देश खत्म, पूरा राज्य खत्म। ऐसे ऐसे मतलब मनुष्य कुछ बम बना दिए। जैसे अभी हिरोशिमा की बात करते हैं, नागासाकी की बात करते हैं, तो हिरोशिमा आप पढ़े हैं 10 क्लास में, मैं पढ़ा चुका हूँ अंतिम में कविता में हिरोशिमा, जिसके हिरोशिमा सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन का शायद वो चैप्टर है, ठीक है ना, वो पढ़ा चुका हूँ। देखो, हिरोशिमा में जब बम गिराई गई थी, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, वहां पर जापान की हिरोशिमा में जब बम गिराई गई तो वहां के सारे लोग ज्यों का तो जलकर राख हो गए। जैसे लगता है कि सभी को क्या कर ली गई, सोख ली गई। तो लेखक कहते हैं कि आज जो मनुष्य है ना, वो मनुष्यता की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है, पशुता क्यों अपना रहा है, पशुता की ओर अपना रहा है। इसलिए अपना रहा है क्योंकि जो पशु होते हैं वो दूसरे पर आश्रित होते हैं, और हम लोग भी दूसरे की ओर आश्रित हो रहे हैं। बड़े बड़े यंत्र पर अपनी रक्षा के लिए खुद नहीं कर पा रहे हैं, बड़े बड़े यंत्र पर आश्रित रह रहे हैं कि बंदूक रहता था मार देते, ठचका से नहीं मुंह बा देता। तो लेखक ये कहते हैं कि आज जो मनुष्य है वह पशुता की ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर नहीं बढ़ रहा है। इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वह दूसरे चीज पर आश्रित हो रहा है, दूसरे चीज पर डिपेंड होते जा रहा है। अब मान लो कि किसी को मारना है, तो आप सोचते हैं कि बंदूक होता, चाहे तलवार होता, चाहे भाला होता, तो एक में घोंप देते हैं उसको। तो कहने का मतलब ये जो यंत्र बन रहा है मनुष्य के लिए, वह मनुष्य उस पर पूरा का पूरा आश्रित होते जा रहा है, मनुष्य पूरा का पूरा क्या हो रहा है, डिपेंड होते जा रहा है। अब पहले के लोग तो अपने हाथे में नाखून रखते थे, कुछ नहीं, एक बार लेकर मुँह का बोल लेते थे, मुँह बा देता था लोग। तो कहने का मतलब यही है कि जो मनुष्य था, वो जो मनुष्य आज की जो मनुष्य है वो किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे चीज पर आश्रित होते जा रहा है। ठीक है, आगे है बंदरिया जो है ना, मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। अब देखो, बंदर की बात करते हैं, बंदर के अंदर मोह माया ममता ज्यादा होती है। जैसे एक माँ के लिए, माँ के अंदर जो ममता होती है वही बंदर, क्योंकि बंदरिया भी तो अपनी माँ ही होती है ना। देखो, बंदरिया की इसमें लेखक चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो बंदरिया होती है वो अपने मरे बच्चे को भी अपने सीने से नहीं छोड़ना चाहते, सीने से लगा कर रखना चाहती है। अब लेखक बोलते हैं कि उस स्थिति में मनुष्य, यदि मान लो कि कोई माँ है अपने मरे हुए बच्चे को सीना से हमेशा लगा कर रखे, तो क्या मनुष्य आगे कभी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार लेखक कहते हैं कि यदि मनुष्य नाखून को अपने सीने से लगा कर रखे, नाखून को अपनाए रखेगा, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो वही कहते हैं कि बंदरिया जो है ना, मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। बताना है कैसे? इसलिए जो बंदरिया होती है अपने मृत बच्चे को भी सीने से लगा कर रखती है, उसको छोड़ना नहीं चाहती है। यदि मनुष्य भी नाखून को अपने से लगा कर रखे, उसको नहीं हटाए, तो शायद मनुष्य भी आगे नहीं बढ़ सकता है। ओके, आगे देखिए, इन निबंध में एक बुढ़े का जिक्र किया गया है। एक बुढ़े का क्या किया, जिक्र किया गया है। जो निबंध आप पढ़ रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें एक बुढ़े का जिक्र किया गया है। अब ये बुढ़ा कौन है? तो ये जो बुढ़ा है वो बोलता है कि क्या करो, घृणा को त्यागो, प्रेम को अपनाओ, गलत रास्ते को त्यागो, सही रास्ते को अपनाओ। तुम बाहर नहीं अंदर की ओर देखो, तुम जब अंदर की ओर देखोगे तो सफलता प्राप्त कर लोगे। लेकिन इन बुढ़े को क्या किया गया, किसी ने देश आजादी के बाद गोली मार दिया। लेखक ये कहते हैं कि जो बुढ़ा आया था, ये बुढ़ा लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहता था, असत्य का मार्ग छुड़वाकर सत्य का रास्ता अपनाना चाहता था, हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का पाठ पढ़ाना चाहता था, लोगों को जो प्रेम सिखाना चाहता था, लोगों के अंदर सत्य अहिंसा की भावना डालना चाहता था। वो लोगों को बाहर नहीं अंदर की ओर दिखाना चाहता था। लेकिन इन लोगों को इस बुढ़े का बात नहीं पची और ये लोग उनको गोली मरवा दिए। यानी ये जो बुढ़ा है वो कोई और नहीं है, अपने देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी है, क्योंकि वही सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, वही लोगों को प्रेम का पाठ सिखाना चाहते थे। तो यहाँ जो बुढ़ा है वो कौन है? वो महात्मा गांधी है। तो आप क्या लिखेगा, वो बुढ़ा कौन है? तो लिखेंगे जो बुढ़ा था
वो लोगों को बाहर नहीं अंदर की ओर दिखाना चाहता था। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य अंदर दिखेगा तभी जाकर वो विकसित हो पाएगा। उसके बाद जो लोग थे, जो लोग हैं उनको कहें कि क्या करो, तुम असत्य को छोड़ो, सत्य का रास्ता अपनाओ, गलत रास्ते को छोड़ो, सही रास्ते को अपनाओ, तुम बाहर नहीं अंदर क्यों देखो, तुम घृणा, द्वेष, जलन ये सबको त्याग कर प्रेम के रास्ते को अपनाओ, तब तुम बहुत आगे जाओगे। लेकिन लोगों को ये बात नहीं पची। उन लोगों ने क्या किया, उस बुढ़े को देश आजादी के बाद मार दिया। और वो बुढ़ा कोई और नहीं है, अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। ठीक है, अब देखो इसमें एक और चीज लेखक चर्चा करते हैं कि इंडिपेंडेंस, हम लोग इंडिपेंडेंस का अर्थ निकालते हैं स्वाधीनता, लेकिन लेखक बोलते हैं ये गलत है। इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है अधीनता का अभाव। मतलब इंडिपेंडेंस का होता है, इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है अधीनता, और इंडिपेंडेंस का रियल में जो अर्थ होता है, मतलब इंडिपेंडेंस का जो रियल में अर्थ होता है वो अधीनता होता है, लेकिन हम लोग स्वाधीनता उसको बना दिए। तो जो इससे साबित होता है कि हम लोग अधीनता का अन और स्वाधीनता का स्व, मतलब हम लोग अन को स्व बना दिए, अन को स्व बना दिए। इससे साबित ये होता है कि हम लोग स्व को, बंधन को नहीं छोड़ने वाले हैं। स्व का मतलब अपन, खाली अपन देखना, बस अपनापन गुण अपना बैठे हैं कि हम हैं, हाय हाय जो होता है ना वही चीजें हैं। तो लेखक कहते हैं इंडिपेंडेंस का अर्थ अधीनता है, लेकिन हम लोग क्या किए, उसको स्वाधीनता बना दिए, जबकि स्वाधीनता का रियल में स्पेलिंग सेल्फ इंडिपेंडेंस होता है। क्या होता है? सेल्फ इंडिपेंडेंस होता है। लेकिन हम लोग क्या किए, इंडिपेंडेंस का अर्थ अधीनता निकाल दिया, स्वाधीनता निकाल दिए, यानी अन को स्व में बदल दिया। इससे साबित होता है कि हम लोग स्व के बंधन को मतलब बदलने वाले ही नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है, मतलब अपने गुण को छोड़ने ही वाले नहीं है। जैसे बंदरिया होता है, मरियो गया बेटा ना, बेटा बेटी तो सीने से लगा कर रखती है, ममता में एकदम जो है ना, वो मतलब ममता में भिगो ही रहती है। औसत मनुष्य हो जाता है, कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा, वो चिपकले रह जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, आगे सफलता और चरितार्थ क्या है? तो लेखक कहते हैं कि सफलता और चरितार्थ, मनुष्य जब नए नए यंत्रों का आविष्कार कर रहा है, तरह तरह की बमों का आविष्कार कर रहा है, उसको इकट्ठा कर रहा है, तो इसका मतलब वो सफलता की ओर जा रहा है। लेकिन लेखक कहते हैं कि चरितार्थ, बात ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, सफलता क्या है? तो सफलता का मतलब होता है, लेखक कहते हैं कि जब मनुष्य तरह तरह का यंत्र आविष्कार किया, उसको इकट्ठा किया, बम से लेकर, बंदूक से लेकर, बारूद से लेकर, तो इसका मतलब वो मनुष्य सफलता की ओर जा रहा है। लेकिन जो मनुष्य प्रेम को, समर्पण को, त्याग को, दूसरे के लिए कुर्बान करने की भावना को अपनाता है, वह मनुष्य चरितार्थता की ओर जाता है, चरितार्थता की ओर जाता है। कहाँ जाता है? चरितार्थता की ओर जाता है। तो सफलता का मतलब समझ गए, जो हम लोग बम लेकर, बंदूक जो इकट्ठा करते हैं, इस क्रिया को सफलता कहते हैं। इसको अपनाने मनुष्य सफल हो जाता है। अब मान लीजिए हमारे पास बम, बंदूक, बारूद सब हो गया, और तो कोई लड़ने आया तो उसको तो एक ही बार में उड़ा देंगे, और एक ही बार क्या हो जाएंगे, हम लोग सफल हो जाएंगे। लेकिन चरितार्थ का मतलब हो गया प्रेम के रास्ते को अपनाओ, दूसरे के लिए त्याग की भावना अपनाओ, त्याग, समर्पण, बलिदान की भावना अपनाओ, और दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान करने की भावना अपनाओ। तो ये जो भावना होती है, इसको चरितार्थता हम लोग कहते हैं। अब देखो, सफलता और चरितार्थ, सफलता और चरितार्थ में आपका अंतर यही है कि जब जो मनुष्य की जो नाखून है, नाखून का जो मनुष्य का बढ़ना, मनुष्य का नाखून का जो बढ़ना है, वो मनुष्य को क्या पाठ पढ़ाती है? वह मनुष्य को दर्शाती है कि मनुष्य सफलता की ओर जाना चाहता है। मनुष्य किस ओर जाना चाहता है? सफलता की ओर जाना चाहता है। लेकिन नाखूनों को काट देना वो दर्शाता है कि मनुष्य चरितार्थ की ओर जाना चाहता है, मतलब वो प्रेम वाले रास्ते को अपनाना चाहता है। नाखूनों का बढ़ना मतलब बम चाहे कुछ भी हो, बम से लेकर बंदूक, बारूदों को बढ़ाना, ये सब सफलता है। लेकिन उसको काटना, बम, गोली, बंदूक, ये सबको छोड़ दो यार, छोड़ दो, तो ये कहलाएगा चरितार्थता कहलाएगा। ठीक है ना? इसी कारण से लेखक कहते हैं कि आज जो मनुष्य है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि मतलब वो मनुष्यता की ओर नहीं बढ़ रहा है, जबकि वो पशुता की ओर बढ़ते जा रहा है। मनुष्यता को छोड़ दिया है। ये सब जो नए नए बम बन रहे हैं, ये सब नए नए हथियार बन रहे हैं, ये सब मनुष्य को मनुष्यता की ओर नहीं, पशुता की ओर ला रहा है। तो वही बातें आ रही है यहाँ पर कि जो सफलता है, मनुष्य जब नाखूनों को बढ़ाता है, यानी नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की सफलता की, नाखूनों को बढ़ना मनुष्य को सफलता की ओर ले जाती है। लेकिन उसको तोड़ देना, उसको त्याग देना, नाखूनों को काट देना, नए बम यंत्रों को काट देना, उसको छोड़ देना, वो क्या कहलाती है? चरितार्थ कहलाती है। तो सफलता का मतलब आप समझ गए कि नए नए बमों का आविष्कार करके उसको इकट्ठा करना मनुष्य की सफलता कहलाती है। लेकिन जो चरितार्थ होता है वो क्या होता है? प्रेम में, मैत्रेयी में, त्याग में, दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान कर देने में होता है। ठीक है ना? और इन दोनों में डिफरेंस यही है कि सफलता, नाखून को काट देना सफलता कहलाती है, सफलता की ओर ले जाती है। नाखून का काटना मनुष्य को सफलता की ओर ले जाती है, और नाखून को बढ़ाना मनुष्य को सफलता की ओर ले जाती है। इससे मतलब होता है बम यंत्रों को बढ़ाना। ठीक है ना? तो नाखून को बढ़ाना मनुष्य को सफलता की ओर ले जाती है, और नाखून को काट देना मनुष्य को चरितार्थ की ओर ले जाती है। और एक इसमें बात है कि मनुष्य की, हम लोग की जो है ना, हम लोग की संस्कृति की भारी विशेषता क्या है? तो लिखना ये कि हम लोग की संस्कृति की सबसे भारी विशेषता है कि हम लोग स्व के बंधन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, बस अपनापन
गुण अपनाए बैठे हैं। लेखक हम लोग की संस्कृति की सबसे भारी विशेषता यही है कि हम लोग स्व के बंधन को नहीं छोड़ना चाहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिएगा कि इंडिपेंडेंस का रियल अर्थ अधीनता होता है, लेकिन हम लोग स्वाधीनता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इंडिपेंडेंस का अर्थ स्वाधीनता निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अन को हम लोग किसमें? स्व में चेंज कर दिए। इससे साबित होता है कि हम लोग की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है स्व के बंधन को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है और छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो क्या लिखेगा? हम लोग की संस्कृति की, हम लोग की सिविलाइजेशन की, मतलब हम लोग की सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो हम लोग की संस्कृति कल्चर की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम लोग स्व के बंधन को नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे इंडिपेंडेंस का अर्थ अधीनता होता है, लेकिन उसके अन को हम लोग स्व में चेंज करके स्वाधीनता कहते हैं। इससे साबित होता है कि हम लोग स्व के बंधन को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इतनी बातें जो थी ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी था। आई होप आपको ये सारी बातें जो है ना समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।